ये अगर तो इनफरादी तौर पे ये केसेस जाएं तो बिल्कुल समझ आता है कि निज़ाम में ये गुंजाइश मौजूद है कि इन सब पार्टियों को ये जो है अगर इतराज़ात दूर हो जाएंगे। पर दो बातें, पहली तो बात ये है कि उसके लिए एक और जो रोड़ा अटकाया जा रहा है वो ये है कि वजूहात नहीं बताई जा रही हैं। अभी ये शिकायत आ रही है कि उनके लिए टेकअप करना तब होता है अगर ये बताया जाए कि तमाम ये जो एतराज़ात जो मुस्तरद कागजात हुए हैं ये इन वजूहात पे हैं। तो ये शिकायत आ रही है कि उसके लिए वो उसकी तफसील देनी होती है जो कि आरओ हजरात नहीं दे रहे। अब टाइमिंग की भी बात है, बीच में चंद दिन होते हैं, बड़े मुख्तसर दिन होते हैं, उसके अंदर वो तफसील नहीं अगर आती तो आगे फैसला नहीं होता। अगर उनके पास तस्वीर नहीं आती वो कहेंगे जनाब ये ठीक है। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि इनफरादी तौर पे तो ये जब इतना बड़ा स्केल हो कि जो 90% ये फाफिन के मैं देख रहा था उन्होंने परसेंटेज दी हुई है, मगर और भी क्लेम्स आ रहे हैं कि ये 80 से लेकर 90% तक एक ही पार्टी के हैं। तो क्या इसके बाद हायर ये क्या ट्राइब्यूनल्स के तक ही छोड़ा जाएगा या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये कुछ एक्शन लेना पड़ेगा कि ये कोई लार्जर गेम हो रही है, ये किसी जानबूझ के सोची समझी प्लान के तहत ये किया गया है? लगता तो यही है क्योंकि उसकी बड़ी बेसिक सी आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ने भी ये कहा है कि आरओज़ को फैसले तो बताने चाहिए कि फैसला क्या दिया है, किस ग्राउंड पे आपने किसी के नॉमिनेशन रिजेक्ट किए हैं। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जब जाएंगे तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का भी ये फर्ज है कि वो आरओज़ से पूछे ना, अगर उन्होंने फैसले नहीं दिए हैं तो फिर बताएं कि रीजनिंग तो आपको ज़रूरी होती है, रीजनिंग देना कि क्यों आपने किसी के पेपर्स रिजेक्ट किए हैं। तो वो तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये सवाल तो ज़रूर उठेगा और इसका सवाल का जवाब आरओ को देना पड़ेगा। लेकिन वो जो मैंने कहा कि सिर्फ ये नामजदगियों का मसला नहीं है, लेकिन एक पैटर्न जो है वो बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, जिसमें हैरेसमेंट भी शामिल है, जिसमें गिरफ्तारियां भी शामिल हैं, जिसमें जो है वो सिर्फ कैंडिडेट्स ही नहीं, उनके कवरिंग कैंडिडेट्स को भी प्रॉब्लम, प्रपोजर सेकेंडर को के साथ भी प्रॉब्लम। तो ये ओवरऑल जो पैटर्न है इससे इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ को संजीदगी से देखना चाहिए। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं, दुनिया के कई ममालिक में 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, आपके पड़ोसी ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, बांग्लादेश में अभी 7 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, श्रीलंका में हो रहे हैं, भूटान में हो रहे हैं। हमारी मिसाल इन इलेक्शन के बाद किन ममालिक में जाएगी ये हमें देखना चाहिए और इसके असरात। ये जो जुमला है ना आपका कि अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, ट्राइब्यूनल को देखना चाहिए, तो ये देखने वाली स्टेज है तो आगे बात जा चुकी। मैं देख रहा था अभी, वो देख ये रहे हैं कि ये आप पर हम ये बात कर रहे थे कि जनाब जिस तरीके से बल्ले का निशान लिया गया है वो उसकी कोई जो है मंतक नहीं समझ आती कि जो आर्गुमेंट जिस पे लिया गया। तो अभी फिलहाल तो वो स्टे दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने, मगर आज उन्होंने एक और मैं देख रहा था नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने 14 सियासी जमातों को भी ये जो है ना इलेक्शन के ऊपर इंट्रा पार्टी के ऊपर नोटिस कर दिया है। अब वो 14 की 14 जो है ना उनके नाम में अगर आपको पढ़ूं कि एक ज़माने में जेयूपी बड़ी पार्टी होती थी, अब उनका मेरा नहीं ख्याल है पूरे पाकिस्तान में एक भी एमएनए इलेक्ट होता है। वो उनके नूरानी साहब के साहबजादे शोर बड़ा मचाते हैं मगर कराची से जीत नहीं सकते हैं। उनके अलावा वो फिर भी नोन है। बाकी कोई पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस है, वो चुन चुन के नाम लिए गए हैं कि क्या है कि वो जो फिल्म है कासाब्लांका उसमें कहते हैं ना कि वो डायलॉग है बड़ा मशहूर कि जी गेट होल्ड ऑफ द यूजुअल सस्पेक्ट्स, कि वो वगैरह वगैरह को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये वगैरह वगैरह 14 पार्टियों को नोटिस दे के वो ये आर्गुमेंट बना रहे हैं कि देखें अकेले आपको नहीं दिया, ये और पार्टियों को भी दिया है। बिल्कुल यही मैं अभी ये कह रहा था कि वो जब इन पे ये दबाव आया है तो ये बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे ये कर रहे हैं। और जेयूपी तो बहुत ही वैसी सी छोटी सी जमात रह गई है, लेकिन ये या तो आप और भी मेन स्ट्रीम पार्टीज को देना। आप एक कोई चंद साल पहले गालिबन बलूचिस्तान की एक जमात थी
उसके एक कैंडिडेट ने, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने चैलेंज किया था इलेक्शन, और जिसने चैलेंज किया था उनके हक में फैसला दिया गया था। गालिबन BNP अवामी या इस तरह वो जमात थी उसके इलेक्शंस के ऊपर। लेकिन आपने अव्वल तो ये कि आपने, अच्छा, या तो ये आर्गूमेंट दिया जा रहा था कि जी उनके किसी ने शिकायत की थी तो हमने इसलिए PTI का वो किया। तो ये जितनी जमातों की लिस्ट दी है, इसमें क्या आपको शिकायतें मौसूल हुई हैं इनके इंतखाबात के? ये बिल्कुल एक बैलेंसिंग एक्ट है, और ये गिल्ट शो करता है इलेक्शन कमीशन का। तो अब अगर देखें अब इसके मसले पे भी क्या होता है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो 7 रुकनी बेंच का। मैं वही कह रहा था कि लोग फिर ये अदालतों के मुतालिक हम बड़े मोहतात होते हैं, और लोग फिर एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है और एक दूसरी तरफ के जो रोड़े हैं, शायद आप और हम भी बात करते रहे कि वो फैसला जो था वो शायद उसका रिव्यू होना चाहिए था, मगर टाइमिंग का मिला के लोग फिर कॉन्ट्रास्ट भी देखते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है ना। देखिए, हमारे यहाँ हर चीज कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। कंट्रोवर्सीज में वही लग रहा है कि जैसे पुराना साल जो है उसको भी एक एक्सटेंशन मिल गई है नए साल की, तो वो भी 2023 का तसलसल ही 2024 में हमें होता नजर आ रहा है। इलेक्शन नहीं होंगे तो ये तो बहुत खतरनाक बात है, लेकिन मेरे आई होप और आई हैव नो डाउट कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही हो जाएं। लेकिन इलेक्शंस के करीब भी मुझे सिचुएशन अच्छी होती नज़र नहीं आ रही, और इलेक्शन के बाद भी कोई इस्तेकाम होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो शायद ही कोई इदारा बचा है। और मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव जुडिशरी के ऊपर है, और हर तरह से, क्योंकि आप मेरे हक में फैसला देंगे तो आप आज़ाद अदलिया हैं, आप मेरे खिलाफ फैसला देंगे तो आप जो है वो उस पर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा। कि ये जो मियां नवाज शरीफ साहब अगर समझ रहे हैं कि ये उनका दाव लग रहा है और उनको लगा लेना चाहिए, तो क्या ये समझते हैं कि इनको नहीं नज़र आ रहा जो आपको, मुझे, हर एक को नज़र आ रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा, ये किसी बेहतरी की तरफ हालात नहीं जा रहे? बिल्कुल आमिर, मसला ये है मेरे ख्याल में कि आप ज़ाहिर पंजाब की पॉलिटिक्स को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मियां साहब ने बहुत बुरी तरह जो है रेड की है पंजाब की विकेट। जो पिछले 3-3.5 साल का गैप है मियां साहब का पंजाब की ग्राउंड रियलिटी से, वो बड़ा मुख्तलिफ है। जो पंजाब में 2018 के बाद आप देखें कि जब मियां साहब गए थे 2020 में, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थी। हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो नून लीग जीत जाएगी। तो लेकिन जब मियां साहब अब वापस आए हैं 2023 में अक्टूबर में, तो उन्हें एहसास शायद हो रहा होगा कि जो इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। उनको ये एहसास हो रहा होगा कि जो 16-18 महीने में जो चीज़ें हुई हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है। उनको ये एहसास हो रहा होगा कि बहुत बेहतर था, और शायद उस वक्त एक फ़ैसला हुआ था, नहीं हो सका कि इलेक्शन फ़ौरन करवा दिए जाएँ अदम एतमाद की तहरीक के बाद। उसके जो नुकसानात हैं और जो खला पैदा हुआ है, देखिए 2000 में मियां साहब जब गए थे, तो 2007 में जब वापस आए थे तो मियां साहब को इतना नुकसान नहीं हुआ था। वहाँ 2007 की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। 2000 हालांकि 7 साल का गैप था, लेकिन उसके बाद जो ये नया वोटर आया है, ये नई क्लास आई है जो पॉलिटिक्स में, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई है, उसने पंजाब की अर्बन और इवन रूरल पंजाब की मेंटालिटी और साइकी को बड़ा तब्दील किया है। और वैसे भी पंजाब की सियासत में जो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जो ज़्यादा जो वो होता है, जो जिसको बहादुर कहते हैं, उसको पंजाब ज़्यादा लाइक करता है। भुट्टो की सारी ज़िंदगी पंजाब की पॉलिटिक्स की जो डोमिनेंस रही, वो उसका वही नेशनलिस्टिक कैरेक्टर था इंडिया के साथ, और वो सारी जो चीज़ें थी जिसने भुट्टो को पॉपुलर किया। नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर गए। इमरान खान के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल था कि जेल नहीं काट पाएगा, फ़ौरन वापस चला जाएगा,
लेकिन हमने देखा कि पिछले 150 दिन से तकरीबन जो है वो जेल में है, बिल्कुल बात नहीं किसी से हो रही। तो ये चीज़ें पंजाब में बड़ा काउंट करती हैं। मज़र एक और चीज़ जो आपने कहा, एक तो सड़कों के ऊपर